जय हिंद जय भारत स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति, आपके लिए लेकर है ऑडियो बुक। और यकीनन ये ऑडियो बुक आपकी नीट एग्जामिनेशन और बोर्ड एग्जामिनेशन में मदद करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके लिए बायोलॉजी की हिंदी में लेकर आया हूं। अगर आपको कोई दूसरी ऑडियो बुक चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। यकीनन मैं आपके लिए बनाऊंगा ही बनाऊंगा। और इंग्लिश में भी हमारा सेम चैनल भी है, अगर कोई इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी है तो उसके लिए भी मिल जाएगा, जो है प्रवीण एजुकेशन ग्रुप इंग्लिश मीडियम। उसके लिए भी हमने ऑडियो बुक बनाई हुई है। लेकिन सबसे पहले हिंदी मीडियम। अध्याय 4 वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। तो विद्यार्थी पढ़ते हैं पूरे होशो हवास में। आंखें खुली रहे ना रहे, कान जरूर खुले रखने हैं हमें। कान खुले रखते हुए हमें, और साथ में यदि आपके पास पॉसिबल है बायोलॉजी की बुक हो तो बुक सामने रख कर पढ़ना और साथ में सुनना, ये सबसे बेटर वे होता है आपकी लर्निंग का। और अगर आपके पास बुक नहीं है, आप कहीं और स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन या बस में बैठे हैं, तो ये वीडियो अवेलेबल है। और साथ साथ में मैं बायोलॉजी की बुक भी स्क्रॉल कर रहा हूँ मेरे लैपटॉप में, जो आप साथ साथ में इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो लेक्चर देखते देखते आप सुनेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हमारी यात्रा का। क्या आपने कभी ये सोचा कि हाथी हमेशा शिशु हाथी को ही जन्म देता है, किसी अन्य जानवर को क्यों नहीं? या आम के बीज से आम का पौधा ही उगता है, कोई अन्य पौधा क्यों नहीं? माना कि संतति अपने जनकों से मिलती जुलती है, पर क्या वह उनसे बिल्कुल ही अभिन्न होती है या उनके लक्षणों में कुछ भिन्नता दिखती है? क्या तुमने कभी आश्चर्य किया कि सहोदर कभी एक जैसे दिखते हैं या फिर कभी अलग अलग क्यों दिखते हैं? जीव विज्ञान की वह शाखा आनुवांशिकी यानी आनुवांशिक विज्ञान ऐसे तथा इनसे संबंधित अनेक प्रश्नों पर विचार करती है। इस शाखा में वंशागति और विविधता दोनों का अध्ययन होता है, अर्थात यह विचार किया जाता है कि जनक और संतति के लक्षणों में समानता या असमानता क्यों होती है। वंशागति आनुवांशिकी का आधार है। वंशागति वह प्रक्रम है जिससे लक्षण जनक से संतति में जाते हैं तथा विविधता जनक और संतति के लक्षणों की असमानता की अवस्था है। मानव को 8000 से 10,000 वर्ष यानी 8000 से 10,000 वर्ष ईसा पूर्व यह ज्ञान हो चुका था कि विविधता का कारण लैंगिक जनन की प्रक्रिया में छिपा हुआ है। उसने पादपों और जंतुओं की प्रकृति में उपस्थित जीव विविधता का लाभ उठाया और लाभदायक लक्षणों वाले जीवों को चुनकर उनका प्रजनन करवाया तथा उनसे इच्छित लक्षणों के जीव प्राप्त किए। उदाहरण पुरानी जंगली गायों के कृत्रिम चयन और उनको पालतू बनाकर हमने आज उच्च भारतीय किस्में प्राप्त कर ली है। जैसे पंजाब की साहिवाल गाय, हमें मानना पड़ता है कि भले ही हमारे पूर्वजों को लक्षणों की वंशागति और विविधता का ज्ञान था, किंतु उनको इस घटनाओं के वैज्ञानिक आधार के विषय में बहुत कम जानकारी थी। चित्र आप देख लेना है साथ साथ में। 4.1 यानी 4.1 मेंडल के वंशागति के नियम। 19वीं सदी के मध्य के वर्षों में ही आनुवांशिकता को समझने के संबंध में प्रगति हो सकी। ग्रिगोर मेंडल, नाम याद रखना है, ग्रिगोर मेंडल ने उद्यान मटर के पौधों में 7 वर्षों 1856 से 1863 यानी 1856 से 1853 तक संकरण के प्रयोग किए तथा उनके आधार पर जीवों की वंशागति नियम को प्रस्तावित किया। सांख्यिकीय विश्लेषण और गणितीय तर्कशास्त्र का जीव विज्ञान की समस्याओं के समाधान हेतु प्रथम उपयोग भी मेंडल द्वारा वंशागत अन्वेषणों के दौरान ही किया गया। उनके प्रयोगों में नमूनों की विशाल संख्या ने उनके आंकड़ों को विश्वसनीयता प्रदान की। साथ ही उनके परीक्षाधीन पौधों के उत्तरोत्तर पीढ़ियों पर किए गए प्रयोग तथा उनके सफल निष्कर्षों ने सिद्ध किया कि मेंडल के वंशागति के नियमों में व्यापकता थी और वे केवल अपुष्ट विचार नहीं। मेंडल ने मटर के पौधों के उन लक्षणों पर विचार किया जो सर्वथा विपरीतार्थ थे, जैसे लंबे या बौने पौधे, नीले या पीले या हरे बीज। इसके कारण उसे वंशागति नियमों का आधारभूत ढांचा तैयार करने में सहायता मिली। बाद के वैज्ञानिकों ने इसे विस्तार दिया, जिससे विविध नैसर्गिक घटनाओं और उनमें निहित जटिलता का स्पष्टीकरण किया जा सका। मेंडल ने अनेक तद्रुप प्रजनन सम मटर के शुद्ध वंशक्रमों को लेकर कृत्रिम परागण, परपरागण के प्रयोग किए। तद्रुप प्रजनन सम ट्रू ब्रीडिंग वंशक्रम वह होता है जो कई पीढ़ियों तक स्वपरागण के फलस्वरूप स्थायी विशेषक यानी ट्रेड प्रदर्शित करता है। मेंडल ने मटर की 14 यानी 14 तद्रुप प्रजननी मटर की किस्मों को छाटा, अर्थात 7 जोड़े
विपरीत लक्षणों को लिया। इनके अन्य लक्षण समान थे। इनमें से कुछ उदाहरण इस प्रकार है: चिकने या झुर्रीदार बीज, पीले या हरे बीज, फूली या सिकुड़ी हुई फलियां, हरी या पीली फलियां, लंबे या बौने पौधे। चित्र 4.1 व तालिका। चित्र देख लेते हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, आप चित्र देख लीजिए एक बार ध्यान से। देख लिया? बढ़ते हैं आगे। तालिका भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 4.2 यानी 4.2 एक जीन की वंशागति। मेंडल ने वंशागति के अध्ययन के लिए एक प्रयोग में मटर के लंबे तथा बौने पौधे का संकरण किया। इस प्रयोग द्वारा एक जीन का आनुवंशिक अध्ययन किया गया। इस संकरण से उत्पन्न बीजों को उगाकर उन्होंने प्रथम संकर पीढ़ी के पौधे प्राप्त किए। चित्र 4.2। इस पीढ़ी को प्रथम संतति पीढ़ी, फिलियल 1 प्रोजेनी या F1 भी कहा जाता है। मेंडल ने देखा कि F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे थे, अर्थात अपने लंबे जनक के समान थे। कोई पौधा बौना नहीं था। चित्र 4.3। इसी कारण के परिणाम अन्य विशेषकों वाले संकरण प्रयोगों में भी पाए गए। उन्होंने देखा कि F1 में 2 में से एक जनक के लक्षणों की ही अभिव्यक्ति होती है, दूसरे जनक के लक्षण प्रकट नहीं होते। मेंडल ने फिर F1 के सभी लंबे पौधों को स्वयं परागित किया और उसे देखकर आश्चर्य हुआ कि F2 पीढ़ी में प्रत्युत्पन्न कुछ पौधे बौने थे। जो लक्षण F1 पीढ़ी में नहीं देखा गया वह प्रदर्शित हो गया। बौने पौधों का अनुपात कुल F2 पौधों का 25% था, जबकि 75% यानी 75% पौधे लंबे थे। लंबे और बौनेपन के लक्षण जनकों के समान ही थे और इनमें किसी प्रकार का सम्मिश्रण नहीं था, अर्थात सभी या तो लंबे या बौने या मझोले कद के कोई भी नहीं थे। चित्र 4.3। जिन अन्य विशेषकों का अध्ययन किया उनसे भी इसी प्रकार के परिणाम प्राप्त हुए, अर्थात F1 पीढ़ी में केवल एक ही जनकीय लक्षण प्रकट हुआ, जबकि F2 पीढ़ी में दोनों विशेषक 3:1 यानी 3:1 के अनुपात में अभिव्यक्त हुए। विपरीत विशेषकों में दोनों F1 या F2 स्तर पर किसी प्रकार का सम्मिश्रण नजर नहीं आया। इन प्रेक्षणों के आधार पर मेंडल ने प्रस्तावित किया कि कोई वस्तु अपरिवर्तित रूप से जनक में संतति को युग्मकों के माध्यम से उत्तरोत्तर पीढ़ियों में अग्रसित होती है। उसने इस वस्तु को कारक यानी फैक्टर कहा। अब हम इसे जीन कहते हैं। दूसरे शब्दों में जीन आनुवंशिकता की इकाइयाँ हैं। किस जीन में कौन सा विशेष लक्षण अभिव्यक्त होगा, इसकी सूचना इसमें निहित होती है। विकल्पी विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़े को युग्म विकल्पी अर्थात अलील कहा जाता है। ये एक ही जीन के थोड़ा सा भिन्न रूप होते हैं। यदि हम प्रत्येक जीन को अक्षरों के प्रतीक दें तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में व्यक्त होते हैं उसे कैपिटल अक्षर से तथा विपरीत लक्षण की जीन को छोटे अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए ऊंचाई के लक्षण में लंबे के लिए कैपिटल टी और बौने के लिए स्मॉल टी का प्रयोग होता है। कैपिटल टी और स्मॉल टी एक दूसरे के युग्म विकल्पी यानी अलील है। दूसरे शब्दों में पौधों में ऊंचाई के लिए अलील जोड़े इस प्रकार होंगे: कैपिटल टी कॉमा कैपिटल टी या स्मॉल टी। मेंडल ने यह भी प्रस्तावित किया कि तद्रुप प्रजनन श्रम मटर की लंबी या बौनी प्रजाति में अलील जोड़ा समयुग्मजी यानी होमोजाइगस क्रमशः कैपिटल टी और कैपिटल स्मॉल टी होगा। कैपिटल टी या स्मॉल टी को पौधों का जीनोटाइप यानी जीनी प्रारूप और लंबे बौने पौधों को उसका फिनोटाइप यानी दृश्य प्रारूप कहा गया। अगर किसी पौधे का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है तो उसका फिनोटाइप क्या होगा? आंसर इसका मैं बता देता हूँ। इसका फिनोटाइप क्या होगा? वो होगा लंबा पौधा। मेंडल ने पाया कि F1 विषम युग्मनज कैपिटल टी स्मॉल टी का फिनोटाइप दिखने में बिल्कुल कैपिटल टी जनक के समान होता है। इसलिए उसने प्रस्ताव किया कि असमान कारकों के जोड़े में से कोई एक दूसरे के ऊपर प्रभावी हो जाता है, जैसा कि F1 में इसे प्रभावी और दूसरे को अप्रभावी नाम दे दिया गया। इस प्रयोग में
कैपिटल टी लंबाई का कारक, स्मॉल टी बौनेपन के कारक के ऊपर प्रभावी हो जाता है। जिन अन्य लक्षण युग्मों का उन्होंने अध्ययन किया वहाँ भी यही पाया। अब प्रभाविता और अप्रभाविता की संकल्पना को याद रखने के लिए यही सुविधाजनक और तर्कसंगत होगा कि बड़े यानी कैपिटल और छोटे अक्षरों का प्रयोग किया जाए। लंबे के लिए कैपिटल और बौने के लिए स्मॉल डी का प्रयोग न करें, क्योंकि यह याद रखना कठिन होगा। चित्रों को आपको देखना होगा, आपको मैं चित्र दिखा देता हूँ। ओके, देख लीजिए एक बार ध्यान से। ये वाला और ये वाला। बढ़ते हैं आगे कि क्या कैपिटल टी और डी एक ही जीन लक्षण के अलील है या नहीं। समयुग्मजी मामलों में अलील समान हो सकते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी और विषम युग्मजी मामलों में असमान हो सकते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी पौधा एक लक्षण ऊंचाई को नियंत्रक जीन के लिहाज से विषम युग्मजी है, अर्थात इसे एकल संकर मोनोहाइब्रिड कहा जाता है। और कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच के क्रॉस यानी संकरण को एकल संकर क्रॉस कहा जाता है। इस प्रेक्षण से कि अप्रभावी जनक की विशेषक की अभिव्यक्ति बिना किसी प्रकार के सम्मिश्रण से ही F2 पीढ़ी में हो जाती है, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अब अर्धसूत्रण यानी मियोसिस कोशिका विभाजन के समय लंबे और बौने पौधे युग्मकों का उत्पादन करते हैं, तो जनकीय जोड़े के अलील एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और केवल एक ही अलील युग्मक में प्रेषित होगा। अलीलों का यह भी संयोजन यादृच्छिक यानी रैंडम होता है और युग्मक में कोई एक अलील होने की संभावना 50% होती है। ऐसा संकर प्रयोगों द्वारा सत्यापित हो चुका है। इस प्रकार लंबे कैपिटल टी पौधे के युग्मकों में कैपिटल टी अलील और बौने स्मॉल टी पौधे की युग्मकों में स्मॉल टी अलील होता है। निषेचन के समय ये दो अलील कैपिटल टी एक जनक से पराग के माध्यम से और स्मॉल टी दूसरे जनक के अंड के माध्यम से आकर युग्मन करके ऐसे युग्मनजों यानी जायगोटों का निर्माण करते हैं, जिनमें एक कैपिटल टी अलील और दूसरा स्मॉल टी अलील होता है। दूसरे शब्दों में संकरों में कैपिटल टी स्मॉल टी होते हैं, क्योंकि इन संकरों में विपरीत विशेषकों के अलील होते हैं। इन पौधों को विषम युग्मजी यानी हेटेरोजाइगस कहा जाता है। चित्र 4.3 पनेट वर्ग नामक आरेख के अध्ययन की सहायता से जनकों द्वारा युग्मकों का उत्पादन, युग्मनजों जायगोटों का निर्माण, F1 F2 संतति पादपों को समझाया जा सकता है। इसे ब्रिटेन के नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ब्रिटेन के होने चाहिए। ब्रिटेन के अनुवांशिकविद रेजिनाल्ड सी पनेट ने विकसित किया था। नीट में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, ठीक है। यह आरेख आनुवंशिक संकरण प्रयोगों में संतति के सभी संभाव्य जीनोटाइपों की गणना करने के लिए बनाया गया है। सभी संभाव्य युग्मकों को सबसे ऊपर की कतार में बाईं के स्तंभों में दोनों तरफ लिखा जाता है। सारे संभाव्य संयोजनों का प्रतिरूप नीचे के वर्गों के बक्सों में किया गया है। सारे का सारा आरेख एक वर्ग की शक्ल में है। पनेट वर्ग में जनकीय लंबे कैपिटल टी नर, बौने स्मॉल टी मादा पौधे, इनके द्वारा उत्पन्न युग्मक और F1 कैपिटल टी स्मॉल टी संतति पीढ़ी दर्शाए गए हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप के F1 पौधे स्वपरागित हैं। F1 पीढ़ी के नर यानी अंड और मादा पराग के द्योतन के लिए क्रमशः आप चित्र देख सकते हैं, नर और मादा का चित्र दर्शाया जाता है के प्रतीकों को काम में लाया जाता है। जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी के F1 पौधे स्वपरागित किए जाने पर बराबर संख्या में जीनोटाइप कैपिटल टी और स्मॉल टी के युग्मक उत्पन्न करते हैं। जब निषेचन होता है तो जीनोटाइप कैपिटल टी के पराग कणों द्वारा जीनोटाइप कैपिटल टी और स्मॉल टी के अंडों को परागित करने की 50% संभावना रहती है। साथ ही जीनोटाइप स्मॉल टी के पराग कणों के जीनोटाइप कैपिटल टी और जीनोटाइप स्मॉल टी के अंडों को परागित करने की 50% संभावना रहती है। संयोग आधारित यादृच्छिक निषेचन का परिणाम यह होता है कि प्रत्युत्पन्न जाइगोट कैपिटल टी स्मॉल कैपिटल टी या स्मॉल टी जीनोटाइप के हो सकते हैं। पनेट वर्ग के
से आसानी से देखा जा सकता है कि यादृच्छिक निषेचन के परिणाम 1/4 कैपिटल टी कॉमा 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी और 1/4 स्मॉल टी जीनोटाइप पैदा करते हैं। साथ ही केवल लंबा फिनोटाइप दृष्टिगोचर होता है। F2 अवस्था में 3/4 पौधे लंबे होते हैं, जिनमें से कुछ कैपिटल टी और कुछ कैपिटल टी स्मॉल टी होते हैं। बाहर से देखने पर कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी पौधों में भेद नहीं किया जा सकता। अतः जीनोटाइप जोड़े कैपिटल टी स्मॉल टी से देखने पर एक ही लक्षण कैपिटल टी लंबे की अभिव्यक्ति होती है। इसलिए कहा जाता है कि लक्षण लंबा बौने लक्षण अर्थात स्मॉल टी के ऊपर प्रभावी हो जाता है। इसी लक्षण प्रभाविता का यह असर होता है कि F1 के सारे पौधे लंबे होते हैं, भले ही जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी हो, और पीढ़ी F2 पीढ़ी में 3/4 पौधे लंबे होते हैं। भले ही जीनोटाइप के लिहाज से 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी और 1/4 कैपिटल टी हो, अंत में जीनोटाइप अनुपात 3/4 लंबे और 1/4 ठिगने। दूसरे शब्दों में 3:1 का अनुपात पर जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 होगा। कैपिटल टी अनुपात कैपिटल टी स्मॉल टी का 1/4 अनुपात 1/2:1/4 के अनुपात को गणित के द्विनामी पद ax + by का स्क्वायर में व्यक्त किया जा सकता है, जिसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी जीनधारी युग्मक समान आवृत्ति 1/2 में रहते हैं। इस पद का इस विस्तार किया जा सकता है। आप देख सकते हैं बहुत कैपिटल टी स्मॉल टी आया है रे इसमें तो। मेंडल ने F2 पौधे को स्वयं परागित किया और पाया कि F3 और F4 पीढ़ियों में F2 के बौने पौधों ने केवल बौने ही पैदा किए। उनसे निष्कर्ष निकाला कि बौनों का जीनोटाइप समयुग्मजी यानी होमोजाइगस स्मॉल टी था। अब क्या सोचते हैं, यदि उसने सभी F2 के लंबे पौधों को स्वयं परागित किया होता तो उसे क्या देखने को मिलता? पिछले अनुच्छेदों यानी पैराग्राफों से स्पष्ट है कि गणितीय प्रायिकता के प्रयोग से जीनोटाइप अनुपातों की गणना की जा सकती है, किंतु केवल प्रभावी विशेषक के फिनोटाइप को देखने पर से जीनोटाइप संरचना का ज्ञान संभव नहीं है। जैसे कि F1 या F2 के लंबे पौधे का जीनोटाइप कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका भविष्य ज्ञात नहीं हो सकता। इसलिए F2 के लंबे पौधे के जीनोटाइप निर्धारण के लिए मेंडल ने F2 के लंबे पौधे का बौने पौधे से संकरण किया। उन्होंने परीक्षार्थ संकरण नाम दिया। इस प्रयोग में प्रभावी फिनोटाइप वाले जीव, जहाँ मटर का पौधा जिस जीनोटाइप मालूम करना उसे परीक्षार्थ जीव का अप्रभावी पौधे से संकरण कराया जाता है, न कि स्वपरागण जैसा पिछले प्रयोगों में किया गया था। परीक्षार्थ जीव के जीनोटाइप निर्धारण के हेतु ऐसे संकरण की संततियों का विश्लेषण किया जा सकता है। चित्र 4.5 में ऐसे संकरण के परिणाम दर्शाए गए हैं, जहां बैंगनी W श्वेत रंग स्मॉल w के ऊपर प्रभावी है। चित्र आप देख सकते हैं। परीक्षार्थ संकर का आरेखी प्रतिरूपण। पनेट वर्ग का प्रयोग करके परीक्षार्थ संकरण में संतति के फल स्वरूप को ज्ञात करने का प्रयास करो। आपको क्या अनुपात मिला? इस संकरण प्रयोग की जीनोटाइपों का उपयोग करके क्या परीक्षार्थ संकर की एक सामान्य परिभाषा दे सकते हैं? एक संकरण प्रयोगों के अपने परीक्षणों को आधार बनाकर मेंडल ने इनके वंशागति संबंधी अपनी समझ के सार रूप के 2 सामान्य नियम प्रस्तावित किए। आज इन नियमों को वंशागति के नियमों या सिद्धांतों की संज्ञा दी जाती है। प्रथम नियम है प्रभाविता का नियम और द्वितीय है विसंयोजन का नियम। 4.2.1 प्रभाविता का नियम ने लॉ ऑफ डोमिनेंस क लक्षणों का निर्धारण कारक नामक विविक्त यानी डिस्क्रीट इकाइयों द्वारा होते हैं। ख कारक जोड़ों में होते हैं। ग यदि कारक जोड़ों के सदस्य असमान हो तो इनमें से एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी हो जाता है, अर्थात एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी होता है। F1 में केवल एक जनक लक्षण का प्रकट होना तथा F2 में दोनों जनक लक्षणों का प्रकट होना प्रभाविता के नियम के द्वारा समझा जा सकता है।
इससे यह भी स्पष्ट होता है कि F2 में 3:1 का अनुपात क्यों पाया जाता है। 4.2.2 विसंयोजन नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इस नियम का आधार यह तथ्य है कि अलील आपस में घुल मेल यानी सम्मिश्रण नहीं पाते और F2 पीढ़ी में दोनों लक्षणों की फिर से अभिव्यक्ति हो जाती है, भले ही F1 पीढ़ी में वह प्रकट नहीं होता है। यद्यपि जनकों में दोनों अलील विद्यमान होते हैं, युग्मक बनने के समय कारकों के एक जोड़े या अलील के सदस्य विसंयोजित हो जाते हैं और युग्मक को दो में से एक ही कारक प्राप्त होता है। समयुग्मजी जनक द्वारा उत्पन्न सभी युग्मक समान होते हैं, जबकि विषमयुग्मजी जनक दो प्रकार के युग्मक उत्पन्न करता है जिसमें समान अनुपात के एक एक अलील होते हैं। चित्र आप देख सकते हैं। 4.2.1 अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जब मटर वाले प्रयोग को अन्य विशेषकों के संदर्भ में दोहराया गया तो पता चला कि कभी कभार F1 में ऐसा फिनोटाइप आ जाता है जो किसी भी जनक से नहीं मिलता जुलता और इनके बीच सा लगता है। स्वान पुष्प यानी स्नैपड्रैगन एंटीराइनम में पुष्प रंग की वंशागति अपूर्ण प्रभाविता को समझने के लिए एक अच्छा उदाहरण है। तद्रुप प्रजननी लाल फूल वाली कैपिटल आर और तद्रुप प्रजननी सफ़ेद फूल वाली स्मॉल आर प्रजाति के संकरण के परिणाम स्वरूप F1 पीढ़ी गुलाबी फूलों कैपिटल आर स्मॉल आर वाली प्राप्त हुई। चित्र 4.6। जब इस F1 संतति को स्वयं परागित किया तो परिणामों का अनुपात 1:2:1 यानी कैपिटल आर लाल अनुपात कैपिटल आर स्मॉल आर गुलाबी अनुपात स्मॉल आर सफ़ेद था। यहाँ पर जीनोटाइप अनुपात वही था जो किसी भी मेंडलीय संकरण के संकरण में से संभावित होता, किंतु फिनोटाइप अनुपात अर्थात 3:1 प्रभावी अनुपात अप्रभावी बदल गया। इस उदाहरण में कैपिटल आर कारक स्मॉल आर कारक पर पूर्णतः प्रभावी नहीं रहा, अतः लाल कैपिटल आर सफ़ेद स्मॉल आर से गुलाबी कैपिटल आर स्मॉल आर प्राप्त हो गया। प्रभाविता नामक संकल्पना का स्पष्टीकरण। प्रभाविता वास्तव में क्या है? कुछ अलील प्रभावी और कुछ अप्रभावी क्यों होते हैं? इन बातों को समझने के लिए आवश्यक हो जाता है कि जीन का कार्य समझा जाए। आप जानते ही हैं कि जीन में विशेषक को अभिव्यक्त करने की सूचना निहित रहती है। द्विगुणित गुण जीवों में अलील के जोड़े के रूप में प्रत्येक जीन के 2 प्रारूप विद्यमान रहते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि अलील के जोड़े हमेशा एक जैसे हो, जैसा कि विषम युग्मज हेटेरोजाइगोट में होता है। उनमें से एक अलील की भिन्नता का कारण उसमें आया कोई परिवर्तन हो सकता है। विषय में आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे जो अलील में निहित विशेष सूचना को रूपांतरित कर देता है। उदाहरणार्थ एक ऐसी जीन को लिया जाए जिसमें एक विशेष एंजाइम उत्पन्न करने की सूचना है। इस जीन में दोनों प्रतिरूप इसके 2 अलील रूप मान लेते हैं कि वह सामान्य अलील ऐसा सामान्य एंजाइम उत्पन्न करता है जैसा अधिकतर संभव है जो एक सबस्ट्रेट S के रूपांतरण के लिए आवश्यक है। रूपांतरित अलील सिद्धांततः निम्नलिखित में से किसी एक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हो सकता है। क सामान्य एंजाइम या ख कार्यक्षम एंजाइम या एंजाइम की अनुपस्थिति। पहले परिवर्तन में रूपांतरित अलील अरूपांतरित अलील के तुल्य है, अर्थात परिणाम स्वरूप वह भी सबस्ट्रेट S को बदलकर उसी पुराने फिनोटाइप विशेषज्ञ का उत्पादन करेगा। इस प्रकार के अलील युग्मों के अनेक उदाहरण हैं, किंतु जब अलील कोई भी एंजाइम नहीं उत्पन्न करता या कार्यक्षम एंजाइम उत्पन्न करता है तो फिनोटाइप प्रभावित हो सकता है। फिनोटाइप विशेषज्ञ अरूपांतरित अलील के कार्य के ऊपर ही निर्भर रहता है। सामान्यतः अरूपांतरित यानी कार्यकारी अलील जो मौलिक रूप का प्रतिनिधित्व करती है प्रभावी होती हैं तथा रूपांतरित अलील अप्रभावी। इसलिए इस उदाहरण में अप्रभावी अलील के दर्शित होने पर या तो एंजाइम बनता ही नहीं है या बने तो कार्यक्षम नहीं होता। 4.2.2 यानी 4.2.2
सह प्रभाविता को डोमिनेंस। अभी तक हम चर्चा कर रहे थे उन संकरणों यानी क्रॉसों की जहां F1 दो जनकों में से किसी एक से मिलता था। प्रभावी यानी प्रभाविता, मध्य लक्षणों वाला अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता ऐसी घटनाएं हैं जिसमें F1 दोनों जनकों से मिलती जुलती है। इसका एक उदाहरण मानवों में एबीओ रुधिर वर्गों का निर्धारण करने वाली विभिन्न प्रकार की लाल रुधिर कोशिकाएं हैं। एबीओ रुधिर वर्गों का नियंत्रण जीन आई करती है। लाल रुधिर कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली में सतह से बाहर निकलते हुए शर्करा बहुलक होते हैं। इस बहुलक का प्रकार क्या होगा, यहाँ इस बात का नियंत्रण जीन आई से होता है। इस जीन आई के 3 अलील IA और स्मॉल आई होते हैं। अलील IA और अलील IB कुछ भिन्न प्रकार के शर्करा का उत्पादन करते हैं और अलील स्मॉल आई किसी भी प्रकार की शर्करा का उत्पादन नहीं करती। मानव जीन 2N द्विगुणित होता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में इन 3 में से 2 प्रकार के जीन अलील होते हैं। IA और IB तो स्मॉल आई के ऊपर पूर्ण रूप से प्रभावी होते हैं, अर्थात जब IA और स्मॉल आई विद्यमान हो तो केवल कैपिटल IA अभिव्यक्त होता है और जब IB और स्मॉल आई विद्यमान हो तो IB अभिव्यक्त होता है। स्मॉल आई तो शर्करा बनाता ही नहीं। जब IA और IB दोनों उपस्थित हो तो दोनों अपने अपने प्रकार के शर्करा की अभिव्यक्ति कर देते हैं। यह घटना ही सप्रभाविता है। इसी कारण लाल रुधिर कोशिकाओं में A और B दोनों प्रकार की शर्करा होती है। 3 भिन्न प्रकार के अलील होने के कारण इनके 6 संयोजन संभव है। इस प्रकार एबीओ रुधिर वर्गों तालिका 4.2 के 6 विभिन्न जीनोटाइप होंगे। प्रश्न है फिनोटाइप कितने होंगे? तो फिनोटाइप 4 होंगे भाई। तालिका आप देख सकते हैं। आप ये भी समझ गए होंगे कि एबीओ रुधिर समूहन बहुअलील यानी मल्टीपल अलील का भी अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 से अधिक अर्थात 3 अलील एक ही लक्षण को नियंत्रित करते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति में 2 ही अलील विद्यमान रह सकते हैं। अतः बहुअलील की क्रियाशीलता समष्टि जीन संख्या के अध्ययन में ही दिख सकती है। कभी कभी एकल जीन उत्पाद एक से अधिक प्रभाव छोड़ सकता है। उदाहरण के लिए मटर के बीजों में मंड संश्लेषण का नियंत्रण एक जीन करता है। इसके 2 अलील कैपिटल बी और स्मॉल बी होते हैं। कुशल रूप से मंड संश्लेषण कैपिटल बी समयुग्मजों से होता है और इस प्रकार विशाल मंड कण उत्पन्न हो जाते हैं। इसके विपरीत स्मॉल बी समयुग्मजीय मंड संश्लेषण में कम कुशल होते हैं और छोटे मंड कणों का उत्पादन कर सकते हैं। पकने पर कैपिटल बी बीज गोल होता है और स्मॉल बी जुर्रीदार विषम युग्मनज गोल बीज पैदा करते हैं। इसलिए लगता है कि कैपिटल बी प्रभावी अलील है। कैपिटल बी स्मॉल बी बीजों में उत्पन्न मंड कण मझोले आकार के होते हैं। अतः यदि मंड कण का आकार एक फिनोटाइप मान लिया जाए तो इस दृष्टिकोण से यह अलील अपूर्ण प्रभाविता ही दर्शाता है। अतः प्रभाविता न तो किसी जीन का या उसके उत्पाद का स्वायत्त लक्षण है जिसकी सूचना जीन में निहित है, वह उतनी ही निर्भर जीन उत्पाद पर और उत्पाद द्वारा जनित जीनोटाइप पर होती हैं जितनी कि हमारे द्वारा परीक्षार्थ चुने गए विशेष जीनोटाइप पर। उस मामले में एक जीन से एकाधिक जीनोटाइप प्रभावित होते हैं। 4.3 2 जीनों की वंशागति। मेंडल ने 2 लक्षणों में विभिन्न मटर के पौधों पर भी संकरण प्रयोग किए, जैसे पीले और गोल बीज वाले पौधों का क्रॉस हरे और झुर्रीदार बीज वाले पौधों से किया। चित्र 4.7। मेंडल ने पाया कि इस प्रकार के जनकों के संकरण से केवल पीले रंग वाले गोल बीज के पौधे ही प्राप्त हुए। अब बतला सकते हैं पीले हरे रंग तथा गोल झुर्रीदार आकृति में कौन प्रभावी रहा होगा। पीला रंग हरे रंग के ऊपर, गोल आकृति झुर्रीदार के ऊपर प्रभावी है। यही निष्कर्ष जब पीले एवं हरे तथा गोल एवं झुर्रीदार वाले बीजों वाले पौधों के बीच एक संकरण अलग अलग किया जाए तो इनके परिणामों से भी निकलता है। जीनोटाइप प्रतीक कैपिटल Y प्रभावी पीले बीज वर्ण तथा स्मॉल y अप्रभावी हरे बीज वर्ण के लिए, कैपिटल R गोल बीज और स्मॉल r झुर्रीदार बीज वालों के लिए प्रयोग करें तो जनकों के जीनोटाइप इस प्रकार लिखे जा सकते हैं। कैपिटल R, कैपिटल Y और
स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई। इनके क्रॉस को चित्र 4.4 की 7 की भांति लिखा जा सकता है, जिसमें जनक पौधों के जीनोटाइप दर्शाए गए हैं। निषेचन होने पर युग्मक कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई मिलकर F1 संकर कैपिटल आर कैपिटल वाई को उत्पन्न करते हैं। जब मेंडल ने इन F1 पौधों को स्वयं संकरित किया तो पाया कि F2 के 3/4 पौधों के बीज गोल पीले और 1/4 के बीज हरे थे। पीला और हरा रंग 3:1 के अनुपात में भी संयोजित हुआ। इसी प्रकार गोल और झुर्रीदार बीज की आकृति भी 3:1 अनुपात में भी संयोजित हुई। एक संकर क्रॉस की तरह 4.3.1 स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। द्विसंकर क्रॉसों में चित्र 4.7 फिनोटाइप गोल पीला झुर्रीदार हरा गोल हरा और झुर्रीदार हरा 9:3:3:1 के अनुपात में प्रकट हुए। मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए कई लक्षण युग्मों में ऐसा ही अनुपात देखा गया। 9:3:3:1 के अनुपात को 3 पीला अनुपात 1 हरा अनुपात के साथ 3 गोल अनुपात 1 झुर्रीदार को संयोजन श्रेणी के रूप में वियुक्त किया जा सकता है। इस उत्पन्न को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है 3:1 गोले अनुपात झुर्रीदार 3:1 पीले अनुपात हरा बराबर 9 पीले गोल अनुपात 3 झुर्रीदार पीले अनुपात 3 गोले हरे अनुपात 1 झुर्रीदार हरे। द्विसंकर क्रॉसों। दो विशेषकों में भिन्न पौधों के क्रॉस के प्रेक्षणों पर आधारित मेंडल ने एक दूसरा सामान्य नियम प्रस्तावित किया, जिसे मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन नियम कहा जाता है। ये नियम कहता है कि जब किसी संकर में लक्षणों के 2 जोड़े लिए जाते तो किसी एक जोड़े का लक्षण विसंयोजन दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। पौधे में अर्धसूत्रण कोशिका विभाजन स्वरूप अंड और पराग उत्पादन के समय जीन के 2 जोड़ी के स्वतंत्र विसंयोजन को समझने के लिए पनेट वर्ग का सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है। जीन की एक जोड़ी कैपिटल आर और स्मॉल आर के विसंयोजन पर विचार करें तो 50% युग्मकों में जीन कैपिटल आर विद्यमान और 50% में जीन स्मॉल आर है। इनमें कैपिटल आर या स्मॉल आर होने के साथ साथ अलील कैपिटल वाई स्मॉल वाई भी है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई का विसंयोजन भी कैपिटल आर स्मॉल आर के समान ही होता है। याद रखने लायक महत्वपूर्ण बात यह है कि 50% कैपिटल आर और 50% स्मॉल आर का विसंयोजन 50% वाई और 50% स्मॉल वाई के विसंयोजन से स्वतंत्र है। अतएव कैपिटल आर धारी युग्मकों के प्रतिशत में वाई और दूसरे 50% में स्मॉल वाई। इसी प्रकार स्मॉल आर धारी युग्मकों में 50% स्मॉल कैपिटल वाई तथा शेष 50% में स्मॉल वाई जीन है। अतः युग्मकों के 4 जीनोटाइप बन जाते हैं, 4 प्रकार के पराग और 4 प्रकार के अंड। ये 4 प्रकार है कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। स्टूडेंट, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये चैप्टर बुक के साथ ही पढ़ें या फिर मेरा वीडियो साथ में खोलते हुए पढ़ें। बुक नहीं है तो वीडियो में मैंने बुक भी रखी हुई है जिसमें मैं ये ऑडियो बुक कर रहा हूँ, क्योंकि खाली सुनने से आपको ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई में प्रॉब्लम हो सकती है, जिनमें प्रत्येक की संख्या कुल युग्मकों की 50% अनुपात अर्थात 1/4 है। जब आप पनेट वर्ग के 2 पार्श्वों में अंड और पराग लिखेंगे तो उन युग्मजों के संगठन का पता करना आसान होगा जिनसे F2 पौधे उत्पन्न होते हैं। यद्यपि पुनेट आरेख में 16 वर्ग हैं, किंतु इनमें कितने जीनोटाइप और फिनोटाइप बनते हैं इसे दिए हुए फॉर्मेट से ज्ञात करें। क्या पनेट वर्ग के प्रयोग के आंकड़ों से आप F2 अवस्था के जीनोटाइप का पता कर इसे फॉर्मेट में भर सकते हैं? क्या जीनोटाइप अनुपात भी 9:3:3:1 ही है? 4.3.2।
वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत। लक्षणों की वंशागति पर किया गया कार्य 1865 यानी 1865 में प्रकाशित हो चुका था, परंतु कई कारणों से 1900 यानी 19 तक यह कार्य अज्ञात ही रहा। एक तो आज की तरह उन दिनों संचार की सुविधाएं अच्छी नहीं थी, जिससे कार्य को प्रचार मिल जाता। दूसरे, जीन या मेंडल के कारक के लिए ये संकल्पना की वे लक्षणों के नियंत्रक की स्थायी एवं विविक्त इकाइयों के रूप में है तथा इनका नियंत्रक की संकल्पना अर्थात ऐसे एलील जो एक दूसरे के साथ सम्मिश्रण नहीं होता, मेंडल के समकालीन वैज्ञानिकों को रास नहीं आई, क्योंकि ये लोग प्रकृति की विविधता के आभासी सतत रूप से ही परिचित थे। तीसरे, उस समय के जीव विज्ञानी को मेंडल का जैव घटना के लिए स्पष्टीकरण के लिए अपनाया गया गणित आधारित रास्ता बिल्कुल नया और कई जीव वैज्ञानिकों द्वारा अस्वीकार्य था। अंत में भले ही मेंडल का कार्य यह इंगित करता था कि कारक यानी जिन विविक्त असतत इकाइयाँ होती है, फिर भी वह इनकी उपस्थिति का भौतिक प्रमाण नहीं दे पाया, न ये बता सका कि वे किस पदार्थ की बनी होती है। 1900 में 3 वैज्ञानिकों डिवरेज, कॉरेंस और वॉन शेरमार्क ने स्वतंत्र रूप से लक्षणों की वंशागति संबंधी मेंडल के परिणामों की पुनः खोज की। इस समय माइक्रोस्कोपी यानी सूक्ष्म दर्शन की तकनीक में प्रगति भी होती जा रही थी और वैज्ञानिक सावधानी से कोशिका विभाजन देखने में समर्थ हो चुके थे। कोशिका केंद्रक में एक संरचना की खोज हो चुकी थी जो कोशिका विभाजन के पहले द्विगुणित एवं विभाजित भी हो जाता है। इनको क्रोमोसोम रंग जाने के गुण के कारण रंगीन काय कहा गया। 1902 तक अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम की गति यानी संचालन का ज्ञान हो चुका था। वॉल्टन सटर और थियोडोर बॉमेरी ने देखा कि क्रोमोसोम का व्यवहार भी जीन जैसा ही है। इन्होंने मेंडल के नियमों तालिका 3.3 को क्रोमोसोम की गतिविधि चित्र 4.8 द्वारा समझाया। चित्र आप देख सकते हैं। आते हैं नीचे। कोशिका विभाजन की समसूत्रण एवं अधिसूत्रण विधियों में गुणसूत्रों के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए इसे समझा जा सकता है। जीन के समान ही गुणसूत्र भी युग्म के रूप में पाए जाते हैं तथा एक एलील के दोनों जीन समजात गुणसूत्रों के समजात स्थान पर विद्यमान रहते हैं। तालिका 4.3 क्रोमोसोम और जीन के व्यवहार की तुलना। भाई तुलना कर लीजिएगा, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। अर्धसूत्रण 1 की पश्चावस्था में क्रोमोसोम के 2 जोड़े मेटाफेज पट्टिका पर एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से पंक्तिबद्ध हो सकते हैं। चित्र 4.9। इसे समझने के लिए दाएं और बाएं स्तंभों के 4 अलग रंगों के क्रोमोसोम की तुलना करो। बाएं स्तंभ में संभावना 1 नारंगी और हरे एक साथ विसंयोजित है, किंतु दाहिने स्तंभ संभावना 2 में नारंगी क्रोमोसोम लाल क्रोमोसोम के साथ विसंयोजित हो रहा है। चित्र आप देख सकते हैं। सटन और बॉवेरी ने तर्क प्रस्तुत किया कि क्रोमोसोम युग्म का जोड़ा बन जाना या अलग अलग होना अपने में ले जाए जा रहे कारकों के विसंयोजन का कारण बनेगा। सटन ने क्रोमोसोम के विसंयोजन के ज्ञान को मेंडल के सिद्धांतों के साथ जोड़कर वंशागति का क्रोमोसोमवाद या सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस विचार के विश्लेषणों का अनुपालन करते हुए थॉमस हंट मॉर्गन तथा उसके साथियों ने वंशागति का क्रोमोसोमवाद या सिद्धांत के प्रयोगात्मक सत्यापन किए और यौन जनन उत्पादन विभेदन के लिए खोज के आधार की नींव डाली। मॉर्गन ने फल मक्खियों यानी फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर पर काम किया, जो ये ऐसे अध्ययनों के लिए उपयुक्त पाई गई। चित्र 4.10 यानी 4.10। इन्हें प्रयोगशाला में सरल कृत्रिम माध्यमों पर रखा जा सकता था। ये अपना पूरा जीवन चक्र 2 सप्ताह में पूरा कर सकती थी और इनमें एकल मैथ्यूम से विशाल संख्या में संतति मक्खियों का उत्पादन संभव था। साथ ही लिंगों का विभेदन स्पष्ट था। नर और मादा की आसानी से पहचान की जा सकती थी। साथ ही इसमें आनुवंशिक विविधताओं के अनेक प्रकार थे जो कम दक्षता वाले माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते थे। चित्र आप देख सकते हैं। ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर, याद रखेंगे नाम। मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये मेरा लैपटॉप की चालू हुई। ओके, डन। सहलग्नता और पुनर्योजन।
4.3.3 लिंग संलग्न जीनों के अध्ययन हेतु मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में कई द्विसंकर क्रॉस किए। ये मेंडल द्वारा मटर में किए गए द्विसंकर क्रॉसों के समान थे। उदाहरण के लिए मॉर्गन, चित्र भाई देख लीजिए, ने पीले शरीर और श्वेत आंखों वाली मक्खियों का संकरण भूरे शरीर और लाल आंखों वाली मक्खियों के साथ किया। फिर F1 संततियों को आपस में क्रॉस करवाया। उसने देखा कि ये दो जीन जोड़ी एक दूसरे से स्वतंत्र विसंयोजित नहीं हुई और F2 का अनुपात 9:3:1 से काफ़ी भिन्न मिला। दो जीनों के स्वतंत्र कार्य करने का यही अनुपात अपेक्षित था। मॉर्गन तथा उसके सहयोगी ये जानते थे कि जीन क्रोमोसोम में स्थित हैं। ये अगले सेक्शन 4.4 में समझाया गया है। और इन्होंने शीघ्र ही यह भी जान लिया कि जब द्विसंकर क्रॉस में दो जीन जोड़ी एक ही क्रोमोसोम में स्थित होती हैं तो जनकीय जीन संयोजनों का अनुपात अजनकीय प्रकार से काफ़ी ऊंचा रहता है। मॉर्गन ने इसका कारण दो जीनों का भौतिक संयोग या जुड़ाव होना बतलाया। मॉर्गन ने इस घटना को संलग्नता शब्द दिया, जो एक ही क्रोमोसोम की जीन जोड़ियों के साथ होने का द्योतन करता है। साथ ही अजनकीय जीन संयोजन के उत्पादन को पुनर्योजन यानी रिकॉम्बिनेशन कहा गया। चित्र 4.11 मॉर्गन तथा उसके दल ने यह भी पता किया कि एक ही क्रोमोसोम में स्थित होने पर भी कुछ जीन जोड़ी में अधिक संलग्नता थी, अर्थात पुनर्योजन बहुत कम था। चित्र 4.11 क्रॉस ए। उदाहरण के लिए उसने पाया कि श्वेत और पीली जीन जोड़ी में संलग्नता अधिक थी और इनमें पुनर्योजन 1.3% था, जबकि श्वेत और लघुपंख जीन का पुनर्योजन अनुपात 37.2 यानी 37.2% था, अर्थात इनमें संलग्नता कम थी। मॉर्गन के शिष्य अल्फ्रेड स्टर्टवेट ने एक ही क्रोमोसोम के जीन युग्मों की पुनर्योजन आवृत्ति को जीनों के बीच की दूरी का माप मानकर क्रोमोसोम में इनकी स्थिति के चित्र रिकॉम्बिनेशन मैप बना दिए। आजकल पूरे जीनोम के अनुक्रम के निर्धारण में आनुवंशिक नक्शे बहुत अधिक काम में लाए जा रहे हैं। ऐसा ही बाद में मानव जीनोम अनुक्रमण परियोजना में भी वर्णित किया गया। 4.4 बहुजीनी वंशागति। मेंडल के अध्ययन में मुख्यतः उन विशेषकों यानी लक्षणों का वर्णन किया गया था जिनके स्पष्ट विकल्पी रूप होते हैं, जैसे कि पुष्प का रंग या तो बैंगनी होता है अथवा श्वेत। परंतु यदि आप अपने आसपास चारों ओर देखते तो आपको पता चलेगा कि ऐसे अनेक लक्षण हैं जो उतने स्पष्ट नहीं हैं तथा प्रवणता में फैले हुए। उदाहरणतः मनुष्य में हमें केवल लंबे अथवा बौने लोगों के दो विभक्त स्पष्ट विकल्प दृष्टिगत नहीं होते, परंतु हमें ऊंचाई यानी लंबाई के सभी संभावित परास मिलते हैं। ऐसे विशेषक लक्षण सामान्यतः 3 अथवा अधिक जीनों का द्वारा नियंत्रित करते हैं, अतः इन्हें बहुजीनी लक्षण कहते हैं। अनेक जीनों के शामिल होने के अतिरिक्त बहुजीनी वंशागति में पर्यावरण के प्रभाव को भी परखा जाता है। मानव त्वचा का रंग इसका एक अन्य उदाहरण है। बहुजीनी विशेषक यानी लक्षण में फिनोटाइप में प्रत्येक अलील का अपना योगदान होता है, अर्थात प्रत्येक अलील का प्रभाव यूजी होता है। इसे भलीभांति समझने के लिए आइए कल्पना करें कि 3 जीन ABC मनुष्य के त्वचा के रंग के लिए उत्तरदायी है। प्रभावी स्वरूप अलील कैपिटल A, कैपिटल B और C त्वचा के गहरे रंग का नियमन करते हैं तथा अप्रभावी कारक स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल d त्वचा के उजले रंग के लिए उत्तरदायी है। सभी प्रभावी अलील कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल B और कैपिटल C के जीनोटाइप का रंग सबसे गहरा होगा। सारे अप्रभावी अलील स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल b और स्मॉल c के जीनोटाइप की त्वचा का रंग सबसे हल्का होगा। जैसा कि अपेक्षित है, 3 प्रभावी अलील तथा 3 अप्रभावी अलील वाले जीनोटाइप की त्वचा का रंग इनका मध्यवर्ती होगा। इस प्रकार जीनोटाइप में प्रत्येक प्रकार के अलील की उपस्थिति उस व्यक्ति की त्वचा के गहरे अथवा हल्के रंग का निर्धारण करेगी। 4.5 बहुप्रभाविता। हमने अब तक एक दृश्य फिनोटाइप अथवा अभिलक्षण के प्रभाव के विषय में ही जाना है, परंतु ऐसे भी दृष्टांत है जहाँ एक एकल जीन अनेक दृश्य प्रारूप फेनोटाइप लक्षणों को प्रकट कर सकता है। ऐसे जीन को बहुप्रभावी जीन कहते हैं। अधिकतर मामलों में बहुप्रभाविता का मुख्य कारण एक जीन का उपापचयी परिपथ पर प्रभाव है, जिससे विभिन्न दृश्य प्रारूप फेनोटाइप लक्षण उत्पन्न होते हैं। मनुष्य में होने वाली फेनोटाइप फेनिलकीटोमेह व्याधि इसका एक उदाहरण है।
ये रोग फेनिल एनिलीन हाइड्रोक्सीलेजेज नामक एंजाइम के लिए उत्तरदायी जीन में उत्परिवर्तन यानी एकल जीन उत्परिवर्तन के कारण होता है। यह अनेक दृश्य प्रारूपीय लक्षणों यानी फिनोटाइपिक लक्षणों, मानसिक मंदन, बालों के कम होने तथा त्वचीय रंजन द्वारा अभिव्यक्त होता है। 4.6 लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण की क्रियाविधि आनुवंशिक विज्ञानियों के लिए हमेशा एक पहली ही बनी रही। आनुवंशिक क्रोमोसोम के द्वारा लिंग निर्धारण के प्रारंभिक संकेत बहुत पूर्व कीटों पर किए गए प्रयोगों से प्राप्त हुए। वास्तव में कीटों पर अनेक कोशिकीय प्रेक्षणों ने लिंग निर्धारण के आनुवंशिक क्रोमोसोमी आधार की संकल्पना की ओर इंगित किया। हैकिंग 1890 यानी 1819 ने कुछ कीटों के शुक्र जनन की विभिन्न अवस्थाओं में एक विशेष केंद्र की संरचना का पता लगाया। उन्होंने ये भी देखा कि 50% शुक्राणुओं में शुक्र जनन के बाद यह संरचना देखी जाती है, जबकि शेष 50% में यह नहीं होती। हैकिंग ने इस संरचना को एक्सकाय नाम दिया, लेकिन इसके महत्व को भी समझा नहीं पाए। अन्य वैज्ञानिकों ने अगले शोध कार्यों से यह निष्कर्ष निकाला कि हैकिंग का एक्सकाय वास्तव में क्रोमोसोम ही था, इसलिए इसे एक्स क्रोमोसोम कहा गया। यह भी देखा गया कि बहुत से कीटों में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि XO प्रकार की होती है, अर्थात सभी अंडों में अन्य क्रोमोसोम यानी ऑटोसोम के अलावा एक अतिरिक्त क्रोमोसोम भी होता है। दूसरी ओर कुछ शुक्राणुओं में यह X क्रोमोसोम, कुछ में नहीं। X क्रोमोसोम सहित शुक्राणु द्वारा निषेचित अंडे मादा बन जाते हैं। जो X क्रोमोसोम रहित शुक्राणुओं से निषेचित होते हैं वे नर बनते हैं। क्या आप सोचते हैं कि नर और मादा दोनों की क्रोमोसोम संख्या बराबर है? इस X क्रोमोसोम के लिंग निर्धारण में भूमिका होने से इसे लिंग क्रोमोसोम यानी सेक्स क्रोमोसोम नाम दिया गया। शेष क्रोमोसोम को अलिंग यानी क्रोमोसोम ऑटोसोम नाम दिया गया। टिड्डा XO प्रकार के लिंग निर्धारण का एक उदाहरण है। इसमें नर में अलिंग क्रोमोसोम के अतिरिक्त केवल X क्रोमोसोम होता है, जबकि मादा में X क्रोमोसोम का एक पूरा जोड़ा होता है। चित्र आप देख सकते हैं। इन प्रेक्षणों की प्रेरणा से लिंग निर्धारण की क्रियाविधि को समझने के लिए अन्य जातियों में भी अन्वेषण प्रेरित किए गए। कई अन्य कीटों तथा मानव समेत स्तनधारियों में XY प्रकार का लिंग निर्धारण देखा जाता है, जहां नर और मादा दोनों में क्रोमोसोम संख्या समान होती है। नर में एक क्रोमोसोम तो X होता है, पर उसका जोड़ीदार स्पष्टतः छोटा होता है और Y क्रोमोसोम कहलाता है। अलिंग सूत्रों की संख्या नर और मादा में बराबर होती है। दूसरे शब्दों में नर में अलिंग सूत्र के साथ XY और मादा में अलिंग सूत्र के साथ XX। उदाहरणार्थ मानव तथा ड्रोसोफिला में नर में अलिंग क्रोमोसोम के अलावा एक X और एक Y क्रोमोसोम होता है, जबकि मादा में अलिंग क्रोमोसोमों के अलावा एक जोड़ा X क्रोमोसोम का। चित्र 4.12 अ तथा ब। ऊपर के वितरण में आपने दो प्रकार के लिंग निर्धारण अर्थात XO प्रकार और XY प्रकार के विषय में पढ़ा। दोनों में ही नर दो प्रकार के युग्मक पैदा करते हैं, जो क या तो X क्रोमोसोम रहित या रहित, और ख कुछ युग्मकों में X क्रोमोसोम कुछ में Y क्रोमोसोम। इस प्रकार के लिंग निर्धारण क्रियाविधि को नर विषम युग्मकता यानी हेटेरोगेमी कहा जाता है। कुछ अन्य जीवों जैसे पक्षियों में दूसरे प्रकार की लिंग निर्धारण क्रियाविधि देखी गई। चित्र 4.12 स। इस विधि में क्रोमोसोम की कुल संख्या नर और मादा दोनों में समान होती है। भिन्न प्रकार के युग्मकों का उत्पादन अर्थात मादा विषम युग्मजता यानी हेटेरोगेमी पाई जाती है। पूर्व वर्णित लिंग निर्धारण से भिन्नता प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षियों के लिंग क्रोमोसोमों को ZW क्रोमोसोम कह दिया गया। इन जीवों में मादा में एक Z और एक W क्रोमोसोम होता है, जबकि नर में अलिंग सूत्रों के अलावा Z क्रोमोसोमों का एक जोड़ा होता है। 4.6.1 मानव में लिंग निर्धारण। जैसा पहले समझाया जा चुका है कि मानव लिंग निर्धारण XY प्रकार का होता है। कुल 23 जोड़े क्रोमोसोम में से 22 जोड़े नर और मादा में बिल्कुल एक जैसे होते हैं।
इसे अलिंग क्रोमोसोम कहते हैं। मादा में एक्स क्रोमोसोमों का एक जोड़ा भी होता है और नर में एक्स के अतिरिक्त एक क्रोमोसोम वाई होता है जो नर लक्षण का निर्धारक होता है। नर में शुक्र जनन के समय 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं। कुल उत्पन्न शुक्राणु संख्या का 50% एक्स युक्त होता है और शेष 50% वाई युक्त। इनके साथ अलिंग क्रोमोसोम तो होते ही हैं। मादा में केवल एक ही प्रकार के अंडाणु बनते हैं जिनमें एक्स क्रोमोसोम होता है। अंडाणु के एक्स या वाई धारी क्रोमोसोमों से निषेचित होने की प्रायिकता बराबर बराबर रहती है। यदि अंडाणु का निषेचन एक्स धारी शुक्राणु से हो गया तो युग्मनज यानी जायगोट मादा एक्स में परिवर्तित हो जाता है। इसके विपरीत वाई क्रोमोसोम धारी शुक्राणु से निषेचित होने पर नर संतति जन्म लेती है। स्पष्ट है कि शुक्राणु को आनुवंशिक संरचना ही शिशु के लिंग का निर्धारण करती है। यह भी साफ है कि प्रत्येक गर्भावस्था में शिशु के बालक या बालिका होने की प्रायिकता 50% रहती है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि समाज लड़की पैदा करने के लिए माता को दोष देता है। इस गलत धारणा के कारण उनके साथ अनेक दुर्व्यवहार होते आए हैं। पक्षियों में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि भी भिन्न प्रकार की क्यों? चूजों की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार कौन है, शुक्राणु या अंड? 4.6.2 मधुप यानी मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण उस मधुप द्वारा प्राप्त क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र समुच्चय की संख्या पर निर्भर करता है। एक शुक्राणु एवं अंड के युग्मन से उत्पन्न संतति एक मादा रानी तथा श्रमिक मधुप में विकसित होते हैं तथा एक अनिषेचित अंड अनिषेक जनन यानी पार्थेनोजेनेसिस द्वारा पुम मधुप यानी नर ड्रोन में विकसित होते हैं। इसका अर्थ यह है कि नर पुम मधुप में क्रोमोसोमों की संख्या मादा मधुप की अपेक्षा अधिक होती है। मादा मधुप द्विगुणित होती है जिसमें क्रोमोसोम 32 क्रोमोसोम होते हैं यानी 32 क्रोमोसोम तथा पुम मधुप अगुणित अर्थात 16 क्रोमोसोम से युक्त होते हैं। इसे अगुणित द्विगुणिता लिंग निर्धारण प्रणाली कहते हैं तथा इसके विशिष्ट अभिलक्षण होते हैं जैसे कि नर समसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु उत्पादित करते हैं। चित्र 4.13 उनके पिता नहीं होते अतः उनके पुत्र नर संतति नहीं हो सकते परंतु उनके दादा होते तथा पोते हो सकते हैं। 4.7 उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन। उत्परिवर्तन वह क्रिया है जो डीएनए अनुक्रम में बदलाव ला देती है। इसके परिणाम स्वरूप जीव के जीनोटाइप और फिनोटाइप में परिवर्तन आ जाता है। पुनर्योजन के अतिरिक्त उत्परिवर्तन एक दूसरी क्रिया है जो डीएनए में विविधता लाती है। अगले अध्याय में पढ़ेंगे कि प्रत्येक क्रोमेटिड के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अति कुंडलित रूप में एक डीएनए का कुंडल विद्यमान रहता है। अतएव डीएनए खंड की कमी या हट जाना या बढ़त यानी जुड़ना क्रोमोसोमों में बदलाव ला देते हैं। क्योंकि जीन क्रोमोसोम में स्थित मानी जाती है इसलिए क्रोमोसोम के रूपांतरण अमान्यताओं तथा विपतनों को जन्म देते हैं। ऐसे क्रोमोसोमी विपतन कैंसर कोशिकाओं में सामान्यतः देखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त डीएनए के एकलसार युग्म यानी बेस पेयर के उत्परिवर्तन भी उत्परिवर्तन को जन्म देते हैं। इसे बिंदु उत्परिवर्तन यानी पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। इस प्रकार के उत्परिवर्तन का जाना माना उदाहरण दात्र कोशिका अरक्तता यानी सिकल सेल एनीमिया नामक रोग है। डीएनए के क्षार युग्मों के घटने या बढ़ने में से फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन जन्म उत्पन्न करते हैं। अगले अध्याय में वर्णित इस स्तर पर उत्परिवर्तन की क्रियाविधि की चर्चा विषय परास के बाहर है। उत्परिवर्तन जनों का जन्म अनेक रासायनिक या भौतिक कारकों द्वारा होता है। इन्हें उत्परिवर्तन जन यानी म्यूटाजन नाम दिया जाता है। पराबैंगनी विकिरण यानी अल्ट्रावायलेट रेज जीवों में उत्परिवर्तन पैदा कर देते हैं। ये उत्परिवर्तन जन ही है। आनुवंशिक विकार 4.8.1 वंशावली विश्लेषण यानी पेडिग्री एनालिसिस। चित्र देख लीजिए, पहले से बता देते हैं। बहुत सुंदर चित्र है आपकी तरह। मानव समाज में वंशागत विकारों की बात पुराने समय से चली आ रही है। इसका आधार था कुछ परिवारों में विशेष लक्षणों के वंशबद्ध रहने की अवधारणा। मेंडल के कार्य की पुनः खोज के बाद मानव के लक्षण प्रतिरूपों की वंशागति के विश्लेषण के बाद प्रारंभ हुई। यह स्पष्ट है कि मटर के पौधे और अन्य जीवों में किए गए तुलनार्थ संकर प्रयोग मानव में संभव नहीं है। इसलिए यही विकल्प रह जाता है कि विशेष लक्षण की वंशागति के संबंध में वंश के इतिहास का अध्ययन किया जाए। कई पीढ़ियों तक जारी लक्षणों
के ऐसे विश्लेषण को वंशावली विश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में वंश वृक्ष यानी फैमिली ट्री में एक विशेष लक्षण वाला पीढ़ी दर पीढ़ी विश्लेषण किया जाता है। मानव आनुवंशिकी में वंशावली अध्ययन एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है जिसका उपयोग विशेष लक्षण, अपसामान्यता या रोग पता लगाने में किया जाता है। वंशावली विश्लेषण में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण मानक प्रतीकों को चित्र 4.14 में दर्शाया गया है। जैसा कि आप इस अध्याय में पढ़ चुके हैं कि किसी जीव का प्रत्येक लक्षण क्रोमोसोम में विद्यमान डीएनए पर स्थित जीन में निहित होता है। डीएनए की आनुवंशिक सूचना का वाहक है और यह बिना किसी परिवर्तन के एक से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता जाता है। हाँ, यदा कदा परिवर्तन रूपांतरण भी होते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन या रूपांतरण को उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन कहा जाता है। मानव में कई ऐसे विकार पाए गए हैं जिनका संबंध क्रोमोसोम या जीन के परिवर्तन रूपांतरण से जोड़ा जा सकता है। 4.8.2 मेंडलीय विकार। मोटे तौर पर विकारों को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है, मेंडलीय विकार और क्रोमोसोमीय। मेंडलीय विकार वे होते हैं जो एकल जीन के रूपांतरण या उत्परिवर्तन से मुख्यतः निर्धारित हो जाते हैं। ये विकार उसी विधि से संतति में पहुंचते हैं जिनका अध्ययन वंशावली के सिद्धांतों के साथ किया जा चुका है। इस प्रकार के मेंडलीय विकारों की वंशागति के उदाहरणों को किसी परिवार में वंशावली विश्लेषण द्वारा खोजा जा सकता है। मेंडलीय विकारों के सर्वविदित उदाहरण हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, दातल कोशिका आरक्तता वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया इत्यादि है। यह भी बताना महत्वपूर्ण है कि ये मेंडलीय विकार प्रभावी अथवा अप्रभावी हो सकते हैं। साथ ही जैसा कि हीमोफीलिया में होता है, ये लक्षण लिंग क्रोमोसोम आधारित भी हो सकता है। यह सुस्पष्ट है कि एक्स संलग्न अप्रभावी लक्षण वाहक मादा यानी कैरियर मदर से नर संतति को प्राप्त होता है। इस वंशावली का नमूना चित्र 4.15 पर प्रस्तुत है जिसमें प्रभावी और अप्रभावी लक्षण दिखलाए गए हैं। अपने अध्यापक से चर्चा करें और अलिंग तथा लिंग क्रोमोसोम से लग्न लक्षणों वाला वंशावली नक्शा बनाएं। हीमोफीलिया। इस लिंग संलग्न रोग का व्यापक अध्ययन हो चुका है। इसमें प्रभाव रहित वाहक नारी से नर संतति को रोग का संचार होता है। इस रोग में रुधिर के थक्का बनने से संबद्ध एकल प्रोटीन प्रभावित होता है। यह एकल प्रोटीन एक प्रोटीन श्रृंखला का अंश मात्र होता है। इसके कारण आहत व्यक्ति के शरीर की एक छोटी सी चोट से भी रुधिर का निकलना बंद नहीं होता। विषम युग्मनज नारी यानी वाहक से यह रोग पुत्रों में जाता है। नारी की रोगग्रस्त होने की संभावना विरल होती है क्योंकि इस प्रकार की नारी की माता को कम से कम वाहक और पिता को हीमोफीलिया से ग्रस्त होना आवश्यक होता है, जो अधिक व्यय तक जीवित नहीं रह पाता। महारानी विक्टोरिया की वंशावली में अनेक हीमोफीलिया ग्रस्त वंशज थे और रानी स्वयं रोग की वाहक थी। वर्णांधता। यह लिंग संलग्न अप्रभावी विकार है। यह विकार लाल अथवा हरे वर्ण संवेदी शंकु के त्रुटिपूर्ण होने के कारण होता है। परिणामतः व्यक्ति लाल एवं हरे वर्ण रंग में विभेद नहीं कर पाता। ये विकार एक्स क्रोमोसोम पर स्थित कुछ जीनों में उत्परिवर्तन के कारण आता है। लगभग 8% पुरुषों एवं 0.4% नारियों में यह विकार पाया जाता है। इसका कारण है लाल हरी वर्णांतता के लिए उत्तरदायी जीनों का एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित होना। नर यानी पुरुष की कोशिकाओं में केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, परंतु नारियों में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। किसी ऐसे जीन की वाहक नारी के पुत्र के वरदान होने की संभावना 50% है क्योंकि एक्स संलग्न जीन अप्रभावी है। अतः विषम युग्मनजी जननी स्वयं वर्णांध नहीं होती। इसका अर्थ यह है कि इसका प्रभाव दूसरे विकल्पी अलील के प्रभावी होने के कारण निरुद्ध हो जाता है। पुत्री यानी मादा संतति सामान्यतः वर्णांध नहीं होगी जब तक कि मादा वाहक एवं पिता वर्णांध न हो। दात्र कोशिका आरक्तता यानी सिकल सेल एनीमिया। यह अलिंग क्रोमोसोम लग्न अप्रभावी लक्षण है जो जनकों से संतति में तभी प्रवेश करता है
जबकि दोनों जनक जीन के वाहक होते हैं। विषम युग्मजी। इस रोग का नियंत्रण अलील का एकल जोड़ा HbA और HbS करता है। रोग का लक्षण फिनोटाइप 3 संभव जीनोटाइपों में से केवल HbS यानी ब्रैकेट में HbS वाले समयुग्म के व्यक्तियों में दर्शित होता है। विषम युग्मजी HbA और HbS व्यक्ति रोग मुक्त होते परंतु वे रोग के वाहक होते हैं। उत्परिवर्तित जीन के संतति में पहुंचने की 50% संभावना अर्थात दात्र कोशिका के लक्षण आने की होती है। चित्र 4.16। इस विकार का सामान्य कारण हीमोग्लोबिन अणु की बीटा ग्लोबिन श्रृंखला की छठी स्थिति में एक अमीनो अम्ल ग्लूटामिक अम्ल का वैलिन द्वारा प्रतिस्थापन होता है। ग्लोबिन प्रोटीन में अमीनो अम्ल का यह प्रतिस्थापन बीटा ग्लोबिन के छठे कोडन में GAG का GUG द्वारा प्रतिस्थापन के कारण होता है। निम्न ऑक्सीजन तनाव में उत्परिवर्तित हीमोग्लोबिन अणु में बहुलकीकरण हो जाता है, जिसके कारण RBC का आकार द्विअवतल बिंब से बदलकर दात्राकार यानी हंसी के आकार जैसा हो जाता है। फिनाइल कीटोन्यूरिया। यह जन्मजात उपापचयी त्रुटि भी अलिंग क्रोमोसोम अप्रभावी लक्षण की भांति ही वंशागति प्रदर्शित करती है। रोगी व्यक्ति में फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल को टायरोसिन अमीनो अम्ल में बदलने के लिए आवश्यक एक एंजाइम की कमी हो जाती है। परिणाम स्वरूप फिनाइल एलेनिन एकत्रित हो जाता है और फिनाइल पाइरुविक अम्ल तथा अन्य व्युत्पन्नों में बदल जाता है। इनके एकत्रीकरण से मानसिक दुर्बलता आ जाती है। वृक्क द्वारा कम अवशोषित हो सकने के कारण ये मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाते हैं। चित्र आप देख सकते हैं। थैलेसीमिया। यह भी एक अलिंग क्रोमोसोम में संलग्न प्रभावी जीन रक्त विकार है जो जनकों से संतति को वंशानुगत प्राप्त होता है, जबकि जनक युगल के दोनों सदस्य प्रभावी अप्रभावी जीन के वाहक अथवा विषम युग्मजी होने के कारण अप्रभावित रहते हैं। यह विकार या तो उत्परिवर्तन अथवा विलोपन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन बनाने वाले ग्लोबिन की किसी एक श्रृंखला अल्फा एवं बीटा की संश्लेषण दर में कमी आ जाती है। परिणामतः विकृत हीमोग्लोबिन का संश्लेषण होता है तथा रक्ताल्पता यानी एनीमिया हो जाती है, जो इस रोग का अभिलक्षण है। थैलेसीमिया रोग का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है कि हीमोग्लोबिन अणु की कौन सी श्रृंखला प्रभावित हुई है। अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा ग्लोबिन श्रृंखला का उत्पादन प्रभावित होता है, जबकि बीटा थैलेसीमिया में बीटा ग्लोबिन श्रृंखला प्रभावित होती है। अल्फा थैलेसीमिया रोग का नियंत्रण प्रत्येक जनक के क्रोमोसोम के 16 नंबर पर 2 सन्निकट लग्न जिन HbA1 एवं HbA2 द्वारा नियंत्रित होता है तथा यह 4 विकल्पी अलील जीनों में से किसी एक अथवा अधिक जीनों के उत्परिवर्तन अथवा विलोपन यानी हट जाने के कारण अभिलक्षित होता है। जितने अधिक जीन प्रभावित होंगे उतने ही कम मात्रा में अल्फा ग्लोबिन संश्लेषित होगा, जबकि बीटा थैलेसीमिया प्रत्येक जनक के क्रोमोसोम 11 स्थित एकल जीन द्वारा नियंत्रित होता है। यह रोग एक अथवा दोनों जीनों के उत्परिवर्तन के कारण होता है। थैलेसीमिया विकार दात्र कोशिका अरक्तता यानी सिकल सेल एनीमिया रोग से इस रूप में भिन्न है कि पहले वाला रोग परिणात्मक समस्या है, जिसमें ग्लोबिन अणु अत्यल्प मात्रा में संश्लेषित होते हैं, जबकि दूसरा विकृत ग्लोबिन संश्लेषण की गुणात्मक समस्या है। 4.6.3 क्रोमोसोमीय विकार। दूसरी तरफ एक या अधिक क्रोमोसोम की अनुपस्थिति अधिकता या असामान्य विन्यास क्रोमोसोमीय विकारों के कारण होते हैं। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिड के विसंयोजन की अनुपस्थिति के कारण एक क्रोमोसोम की अधिकता या हानि हो जाती है। इसे असुगुणिता यानी एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। जैसे 11वें गुणसूत्र की एक प्रति की अधिकता से डाउन सिंड्रोम हो जाता है, इसी प्रकार एक्स गुण की हानि से नारियों में टर्नर सिंड्रोम हो जाता है। कोशिका द्रव्य विभाजन न हो सकने के कारण क्रोमोसोम का पूरा समुच्चय अधिक हो जाता है। इसे बहुगुणिता यानी पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। यह अथवा अवस्था प्रायः पौधों में पाई जाती है। मानव में क्रोमोसोम की कुल संख्या 46 यानी 46 यानी 23 जोड़े हैं। इनमें से 22 जोड़े अलिंग सूत्र होते हैं और एक जोड़ा लिंगी सूत्र का हो। कभी कभी विरले ही सही व्यक्ति में क्रोमोसोम का एक अतिरिक्त जोड़ा शामिल हो जाता है।
भाई चित्र देख लीजिए एक बार अच्छे से। या कभी एक क्रोमोसोम की कमी हो जाती है। इन स्थितियों को क्रमशः क्रोमोसोम की द्विअधिसूत्री यानी टेट्रासोमी या द्विन्यून सूत्री यानी नलसोमी कहा जाता है। ऐसी स्थिति के प्रभाव से व्यक्ति में गंभीर रोग हो जाता है। क्रोमोसोमी विकारों का उदाहरण डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम इस आनुवंशिक विकास का कारण 21वें क्रोमोसोम के एक अतिरिक्त प्रति का आ जाना यानी 21वीं त्रिसूत्रता है। इस विकार को सर्वप्रथम लैंगडम डाउन ने 1866 यानी 1866 में खोजा था। रोगी व्यक्ति छोटे कद और छोटे गोल सिर का होता है, जीभ में खांच होता है और मुंह आंशिक रूप से खुला रहता है। चित्र 4.17 चौड़ी हथेली में अभिलाक्षणिक पॉल्म कीज होते हैं। शारीरिक, मन प्रेरक, साइकोमोटर और मानसिक विकास अवरुद्ध रहता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम यह आनुवंशिक विकार का कारण एक्स क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि है, जिसके कारण केंद्रक में 47 यानी 46 क्रोमोसोम XXY हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति समग्र रूप से तो पूर्ण प्रधान होते हैं, किंतु मादा लक्षण यानी गाइगोमेस्टीजिया अर्थात स्त्रीवत पुरुष वक्ष का वर्धन भी व्यक्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति बांझ होते हैं। टर्नर सिंड्रोम इस विकार का कारण एक्स क्रोमोसोम का अभाव अर्थात 45 क्रोमोसोम की XO स्थिति। ऐसी नारी बांझ होती है क्योंकि अंडा से अल्पवर्धित होते हैं और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का अभाव होता है। चित्र देख लीजिएगा एक बार ध्यान से। ये है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का चित्र और ये है देख लीजिए छोटा सा चित्र टर्नर विकास का, टर्नर सिंड्रोम का। सारांश भाई सारांश पढ़ना बड़ा ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ से कभी कभार नीट में बैठे बैठे प्रश्न आ जाते हैं। आनुवंशिकी या आनुवंशिक विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जो वंशागति के व्यवहार और सिद्धांतों का अध्ययन करती है। ध्यान से सारांश बड़े अच्छे से हमें पढ़ना होगा विद्यार्थियों। और यदि ये ऑडियो बुक आपकी मदद कर रही है तो इसको शेयर और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मैं आगे भी आपके लिए लेकर आता रहूँगा। ये तथ्य कि संतति अपने जनकों से आकृतिक और शरीर क्रियात्मक लक्षणों में मिलती जुलती है, अनेक जीव विज्ञानियों का ध्यान आकृष्ट करता रहा। इस घटना का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला सर्वप्रथम वैज्ञानिक मेंडल था। मटर के पौधों में विपरीत लक्षणों की वंशागति के प्रतिरूपों का अध्ययन करते हुए मेंडल ने उन सिद्धांतों को प्रस्तावित किया जो आज वंशागति के मेंडल नियम के नाम से जाने जाते हैं। उसने प्रस्ताव किया कि लक्षणों के नियामक कारक यानी बाद में जिन नाम वाले जोड़े में पाए जाते हैं उन्हें एलील कहा गया। उसने देखा कि संतति में लक्षणों की अभिव्यक्ति प्रथम पीढ़ी F1, द्वितीय पीढ़ी F2 तथा अगली पीढ़ियों में एक निश्चित प्रकार से होती है। कुछ लक्षण दूसरे के ऊपर प्रभावी होते हैं। प्रभावी लक्षणों की अभिव्यक्ति तभी होती है जब कारक विषम युग्मजी अवस्था में विद्यमान रहते हैं। प्रभाविता का नियम। अप्रभावी लक्षणों की अभिव्यक्ति केवल समयुग्मजीय अवस्था में ही होती है। एक अप्रभावी गुण जो विषम युग्मजीय अवस्था में अभिव्यक्त नहीं होता है उसकी समयुग्मजीय अवस्था में अभिव्यक्ति हो जाती है। अतएव युग्मकों के उत्पादन के दौरान लक्षणों का विसंयोजन हो जाता है। सभी लक्षण वास्तविक प्रभाविता नहीं दर्शाते। कुछ लक्षण अपूर्ण प्रभाविता तथा कुछ सप्रभाविता दिखलाते। जब मेंडल ने 2 जोड़े लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया तो पाया कि कारक स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित होते हैं और यह सभी संभाव्य विकल्पों के साथ होता है। स्वतंत्र अपव्यूहन नियम पनेट वर्ग नामक वर्ग तालिका में युग्मकों के विभिन्न संयोजन का सैद्धांतिक प्रतिरूपण किया गया है। क्रोमोसोम में स्थित कारक अब जीन जो लक्षणों का नियमन करते हैं जीनोटाइप कहे जाते हैं और शारीरिक रूप से व्यक्त लक्षणों को फिनोटाइप कहा जाता है। जब ये जानकारी प्राप्त होने के बाद कि जीन क्रोमोसोम में स्थित होते हैं, मेंडल के नियमों को अर्धसूत्रण के दौरान होने वाले क्रोमोसोमों के विसंयोजन और अपव्यूहन के बीच सहसंबंध स्थापित किया जा सका। मेंडल के नियमों को विस्तार देकर वंशागति का क्रोमोसोमवाद कहा जाने लगा। बाद में पता चला कि यदि जीन का एक ही क्रोमोसोम में स्थित हो तो मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन नियम लागू नहीं होता। ऐसे जीन को संलग्न कहा गया। आप पास स्थित जीन एक साथ रहकर भी अपव्यूहित हुई है
और दूरस्थ जीनों के पुनर्योजित होकर स्वतंत्र अभिव्यंजन प्रदर्शित किया है। संलग्नता मानचित्र क्रोमोसोम मैप वास्तव में एक ही क्रोमोसोम में स्थित जीनों के विन्यास से संबद्ध होते हैं। अनेक जीन केवल मादा में प्रकट होती है और लिंग संलग्न जीन कहलाती है। दो लिंगों नर और नारी में क्रोमोसोम का एक सेट बिल्कुल समान और दूसरा सेट भिन्न होता है। जो कि भिन्न थे वे लिंग क्रोमोसोम कहलाते हैं। शेष सेट को अलिंग सूत्र ऑटोसोम कहा गया। सामान्य नारी में 22 जोड़े अलिंग क्रोमोसोम के और एक जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम XX का होता है। नर में अलिंग सूत्र के 22 जोड़े तो होते ही है, एक जोड़ा लिंग सूत्रों का XY भी होता है। नर को कुट में लिंग सूत्र ZZ तथा मादा में ZW होते हैं। आनुवंशिक द्रव्य के परिवर्तन को म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन कहते हैं। DNA के एकल क्षारक युग्म का परिवर्तन बिंदु उत्परिवर्तन कहलाता है। दात्र कोशिका रक्तदान रोग का कारण हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला का संकेत यानी कोडेन करने वाली जीन के एक क्षारक में परिवर्तन है। वंशागति उत्परिवर्तनों का अध्ययन वंशवृक्ष बनाकर किया जा सकता है। कुछ उत्परिवर्तन पूरे क्रोमोसोम समुच्चय के परिवर्तन से बहुगुणिता या अपूर्ण समुच्चय से असगुणिता यानी संबद्ध हो सकता है। आनुवंशिक विकारों के उत्परिवर्तनीय आधार को समझने में इससे सहायता मिलती है। डाउन सिंड्रोम का कारण क्रोमोसोम 21 की त्रिसूत्रता अर्थात अतिरिक्त 21 क्रोमोसोम का पाया जाना, जिसके फलस्वरूप कुल क्रोमोसोम 47 हो जाती है। टर्नर सिंड्रोम में एक X क्रोमोसोम गायब हो जाता है और लिंग क्रोमोसोम XO हो जाते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में अवस्था XXY प्रदर्शित होती है। ये केंद्रक प्रारूपों यानी कैरियोटाइपों के अध्ययन से आसानी से समझा जा सकता है। बस सारांश ख़त्म हो चुका है विद्यार्थियों। इसी के साथ ये हमारा बहुत लंबा चैप्टर है जिसकी हमने ऑडियो बुक आज कंप्लीट कर ली है। आई होप ये आपके एग्जामिनेशन में मदद करेगी और कर भी रही होगी। और ऑडियो बुक को सबसे बेटर वे होता है सुनने का या इसका ज़्यादा लाभ लेने का यही तरीका होता है कि आप ये वीडियो को साथ साथ में पढ़ें और सुने भी। अगर आप वीडियो नहीं सुन सकते हैं, आपको ऐसा लगता है कि नेट ज़्यादा जा रहा है, तो आप साथ में बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक भी रख सकते हैं। हालांकि मैं जो ऑडियो बुक बना रहा हूँ वो टोटली न्यू और फ्रेश NCERT की है, तो शायद अभी बुक अवेलेबल भी नहीं होगी, तो आप साथ साथ में वीडियो को भी देख सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।